अ, आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का केंद्र एक बहुत ही खास स्रोत है जिसका नाम है वाइटल एलिमेंट्स अ कंपेंडियम ऑफ एसेंशियल विटामिन्स। और ये कोई साधारण किताब या लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम इस स्रोत के जरिए ये समझने वाले हैं कि विटामिन्स केवल पोषण का एक साधारण हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के हर छोटे बड़े फंक्शन के मास्टर कंट्रोलर कैसे हैं। सही कहा आपने। हमारा मुख्य लक्ष्य केवल इस कंपेंडियम के पन्नों को पलटना नहीं है, बल्कि इस संग्रह में मौजूद वैज्ञानिक डेटा की गहराई में उतरना है। और ये देखना है कि ये तत्व जीवन के लिए क्यों इतने मायने रखते हैं। तो चलिए इस विषय को थोड़ा खोलकर समझते हैं। जो लोग हमें सुन रहे हैं, खासकर स्टूडेंट्स, अब ध्यान से समझिए, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ये सिर्फ बुनियादी विज्ञान की बात नहीं है, बल्कि उस मॉलिक्यूलर स्तर की कार्यप्रणाली की बात है जो हमें यानी मानव शरीर को जीवित रखती है। ये बिल्कुल सही दिशा है सोचने की। जब हम इस स्रोत के शीर्षक में कंपेंडियम शब्द को देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये केवल एक असामान्य सूची नहीं है। हाँ, मतलब एक डेटाबेस है। जी, ये उन बायोकेमिकल तत्वों का एक व्यवस्थित और विस्तृत डेटाबेस है जो जीवन के लिए अपरिहार्य है। तो इस चर्चा में हम इसे थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करेंगे, जैसे बोर्ड एग्जाम्स में समझाते हैं ना। बिल्कुल। इस स्रोत का विश्लेषण करते समय हमारा उद्देश्य ये डिकोड करना है कि ये सूक्ष्म तत्व हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारी इम्यूनिटी और यहाँ तक कि हमारे डीएनए के स्तर पर किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले उस बुनियादी सवाल पर आते हैं। अगर एग्जाम में एक आसान सी डेफिनेशन लिखनी हो कि विटामिन आखिर हैं क्या, तो स्रोत के आधार पर हम क्या कहेंगे? अगर हम इसे बहुत ही आसान और एग्जाम रेडी भाषा में समझें तो विटामिन्स वो आवश्यक कार्बनिक, यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी शरीर को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन शरीर की सामान्य वृद्धि और मेटाबॉलिज्म के लिए ये बहुत जरूरी हैं। मतलब शरीर को एक मशीन मान लें तो ये विटामिन्स उस मशीन के छोटे छोटे पुर्जे या लुब्रिकेंट हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे एक इमारत को खड़ा करने के लिए सिर्फ ईंटें काफी नहीं होती, उन्हें जोड़ने के लिए मजबूत नींव और सीमेंट की जरूरत होती है। वैसे ही शरीर के लिए ये विटामिन्स काम करते हैं। अब ध्यान से समझिए, स्रोत में शुरुआत में ही विटामिन्स को दो बहुत ही स्पष्ट श्रेणियों में बांटा गया है। अगर हम दिमाग में एक टेबल बना लें तो ये दो प्रकार कौन से हैं? पहला है फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील विटामिन्स, और दूसरा है वाटर सॉल्युबल यानी पानी में घुलनशील विटामिन्स। आमतौर पर हम विटामिन्स को एक ही चश्मे से देखते हैं, लेकिन स्रोत के अनुसार ये विभाजन बहुत क्रिटिकल है। हाँ, क्योंकि ये तय करता है कि शरीर इन्हें कैसे ग्रहण करता है और कैसे इस्तेमाल करता है। तो इस विभाजन के पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन्स में कौन कौन से आते हैं? देखिए, इस स्रोत में जो तकनीकी विश्लेषण दिया गया है उसके अनुसार फैट सॉल्युबल विटामिन्स है ए, डी, ई और के। बिल्कुल। ये शरीर के लिपिड या वसा के साथ मिलकर हमारी आंतों के माध्यम से रक्त में प्रवेश करते हैं। मतलब इन्हें पचने के लिए फैट की जरूरत होती है। जी, और सबसे बड़ी बात, शरीर के पास इन्हें लिवर और फैटी टिश्यू में स्टोर करने की क्षमता होती है। तो इसका सीधा अर्थ ये है कि शरीर इन्हें भविष्य के उपयोग के लिए एक रिजर्व के रूप में सुरक्षित रख सकता है। बिल्कुल सही। वहीं दूसरी ओर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जैसे बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी सीधे पानी में घुलकर रक्त प्रवाह में जाते हैं। और क्योंकि शरीर में पानी रुकता नहीं है, हाँ, क्योंकि हमारा शरीर अतिरिक्त पानी को किडनी के जरिए यूरिन से बाहर निकाल देता है, इसलिए इन विटामिन्स का कोई बड़ा रिजर्व शरीर में नहीं बन पाता। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अंतर हो गया। 1 मार्क या 2 मार्क के सवाल में अक्सर पूछा जाता है। बिल्कुल। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को हमें नियमित रूप से अपने आहार के माध्यम से लेना ही पड़ता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, और इसी से एक और सवाल उठता है जो कंपेंडियम में भी उठाया गया है, विषाक्तता या टॉक्सिसिटी का। अगर फैट सॉल्युबल विटामिन्स शरीर में स्टोर हो रहे हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि इनकी अधिकता शरीर के लिए खतरनाक हो सकती है? ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं। हाँ, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि विटामिन्स जितने ज्यादा लिए जाएं उतना अच्छा है। स्रोत इस धारणा का कड़ाई से खंडन करता है। कंपेंडियम में हाइपर विटामिनोसिस पर एक पूरा अध्याय है। हाइपरविटामिनोसिस मतलब विटामिन्स की अधिकता से होने वाली बीमारी। जी। जब हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विशेषकर विटामिन ए और डी को प्राकृतिक आहार से ना लेकर सप्लीमेंट्स के रूप में अत्यधिक मात्रा में लेते हैं तो लिवर में इनका स्तर विषैला हो सकता है। ये ज्यादा हमेशा बेहतर होता है वाली सोच को पूरी तरह से गलत साबित करता है। बिल्कुल, ये जानकारी डेली लाइफ के लिए भी बहुत प्रासंगिक है। चलिए अब इस कंपेंडियम में दिए गए एक एक विटामिन के विशिष्ट कार्यों पर गौर करते हैं।
स्रोत सबसे पहले विटामिन ए यानी रेटिनॉल का जिक्र करता है। हाँ, रेटिनॉल। आम धारणा ये है कि विटामिन ए सिर्फ आंखों की रोशनी के लिए होता है, लेकिन इस डेटाबेस के अनुसार इसका कार्यक्षेत्र इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। आंखों के लिए इसकी भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। स्रोत समझाता है कि हमारी आंखों के रेटिना में एक प्रोटीन होता है जिसे रोडोप्सिन कहते हैं, जो कम रोशनी में देखने के लिए जिम्मेदार है। और विटामिन ए इस प्रोटीन का मुख्य हिस्सा है, तभी इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी होती है। बिल्कुल, लेकिन कंपेंडियम आंखों से आगे बढ़कर सेल्यूलर कम्युनिकेशन और जीन ट्रांसक्रिप्शन में भी इसकी भूमिका का खुलासा करता है। तो हम एक मेमोरी ट्रिक याद रख सकते हैं, ए से आंख। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है रिवीजन के लिए। इसके अलावा विटामिन ए कोशिकाओं के विकास को भी निर्देशित करता है, विशेष रूप से भ्रूण के विकास के दौरान और हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में, जो कि किसी भी बाहरी संक्रमण के खिलाफ शरीर की पहली रक्षा पंक्ति है। अब अगर हम विटामिन डी की बात करें तो यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है, कंपेंडियम इसे केवल एक विटामिन मानने से इंकार करता है। हाँ, तकनीकी रूप से इसे एक प्रो हार्मोन कहा गया है। ये बहुत हैरान करने वाला था। स्रोत के अनुसार जब सूर्य की किरणें यूवी रेज हमारी त्वचा पर पड़ती हैं तो त्वचा में मौजूद कोलेस्ट्रॉल का एक रूप टूटकर कोलेकैल्सिफेरॉल का निर्माण करता है और फिर वो लिवर और किडनी में जाकर अपने सक्रिय रूप में बदलता है। ये प्रक्रिया तो पूरी तरह से एक हार्मोनल उत्पादन जैसी लगती है। यही इस स्रोत की सबसे बड़ी खासियत है कि यह भ्रांतियों को तोड़ता है। विटामिन डी वास्तव में शरीर में एंडोक्राइन सिस्टम के हिस्से के रूप में कार्य करता है। तो इसे हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और इसका एक और मेमोरी ट्रिक बना सकते हैं, डी से धूप। डी से धूप, बहुत बढ़िया। और इसका सबसे प्रमुख काम है आंतों से कैल्शियम का अवशोषण सुनिश्चित करना। मतलब अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो चाहे हम कितना भी कैल्शियम खा लें, हड्डियों से सोख नहीं पाएंगे। बिल्कुल नहीं सोख पाएंगे। बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया जैसी बीमारियां इसी कैल्शियम अवशोषण के रुक जाने का परिणाम है। तो एग्जाम में अगर 5 मार्क का सवाल आए कि कैल्शियम और विटामिन डी का क्या कनेक्शन है, तो ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। एकदम सही। स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि आधुनिक जीवन शैली में धूप से दूरी ने इस प्रो हार्मोन की कमी को एक वैश्विक महामारी बना दिया है। ये तो हो गए ए और डी। इसी फैट सॉल्युबल श्रेणी में दो और महत्वपूर्ण नाम आते हैं, विटामिन ई और विटामिन के। जी। स्रोत विटामिन ई को एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट बताता है। कंपेंडियम में दिए गए डेटा के अनुसार विटामिन ई हमारी कोशिकाओं के लिपिड को फ्री रेडिकल से नष्ट होने से बचाता है। अगर इसे आसान भाषा में या डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझें तो ये शरीर के अंदर होने वाली जंग लगने की प्रक्रिया को रोकता है। हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और जब बात विटामिन के की आती है तो इसका सीधा संबंध रक्त के थक्के जमने यानी ब्लड क्लॉटिंग से बताया गया है। तो इसकी भी एक मेमोरी ट्रिक हो सकती है, के से खून का थक्का जमना। बिल्कुल। विटामिन के बिना हमारा शरीर प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन नहीं बना सकता। तो अगर किसी व्यक्ति में विटामिन के की गंभीर कमी हो जाए तो एक छोटी सी चोट भी जानलेवा बन सकती है। हाँ, क्योंकि रक्त बहना बंद ही नहीं होगा। इसके अलावा कंपेंडियम ये भी नया शोध सामने रखता है कि विटामिन के हड्डियों के मेटाबॉलिज्म में भी विटामिन डी के साथ मिलकर काम करता है। यह समन्वय बहुत ही अद्भुत है। एक तत्व दूसरे के बिना अधूरा है। चलिए अब इस वर्गीकरण के दूसरे हिस्से यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की ओर चलते हैं, जिसमें बी और सी आते हैं। जी। कंपेंडियम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स पर बहुत ही विस्तृत जानकारी देता है। इसमें B1 यानी थायमीन, B2, B3 और B12 जैसे कई नाम शामिल हैं। अक्सर विज्ञापनों में कहा जाता है कि बी विटामिन्स हमें ऊर्जा देते हैं, लेकिन स्रोत का डेटा कुछ और ही कहता है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसका समाधान ये स्रोत करता है। बी विटामिन्स में अपने आप में कोई कैलोरी या ऊर्जा नहीं होती। तो वे ऊर्जा देते नहीं हैं? वे ऊर्जा देते नहीं हैं, बल्कि वे ऊर्जा को मुक्त करते हैं। क्या बात है! ये एग्जाम के लिए एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। कंपेंडियम बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि बी विटामिन्स शरीर में कोएंजाइम के रूप में कार्य करते हैं। मतलब जब हम कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन खाते हैं तो उन्हें तोड़कर एटीपी यानी शरीर की ऊर्जा मुद्रा में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, बी विटामिन्स उस प्रक्रिया के उत्प्रेरक हैं। बिल्कुल, उनके बिना शरीर भोजन से ऊर्जा निकाल ही नहीं सकता। और B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है जो नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। सही कहा। और इसी में विटामिन B12 का उल्लेख स्रोत में बहुत गहराई से किया गया है। हाँ, कोबालामिन। इसका प्रभाव केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं है,
बल्कि ये हमारे नर्वस सिस्टम और डीएनए सिंथेसिस के लिए भी आवश्यक है। कंपेंडियम स्पष्ट करता है कि B12 की कमी से केवल एनीमिया ही नहीं होता, बल्कि न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है, जो कई बार रिवर्स नहीं हो सकता। जी। स्रोत ये भी बताता है कि B12 मुख्य रूप से पशु आधारित आहार में पाया जाता है, जो शाकाहारी भोजन करने वालों के लिए एक विशेष ध्यान देने योग्य विषय बन जाता है। और इसकी अवशोषण प्रक्रिया यानी अब्जॉर्प्शन भी काफी जटिल है ना? बहुत जटिल है। इसके लिए पेट में इंट्रिंसिक फैक्टर नामक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह दर्शाता है कि केवल सही आहार लेना ही काफी नहीं है, शरीर की आंतरिक प्रणाली का भी उसे सोखने के लिए सही स्थिति में होना जरूरी है। इन सभी वैज्ञानिक तथ्यों को देखते हुए ये समझना मुश्किल नहीं है कि स्रोत ने इन्हें वाइटल क्यों कहा है। एकदम सही। अब हम उस विटामिन की बात करते हैं जो शायद इतिहास और आधुनिक काल दोनों में सबसे ज्यादा चर्चित रहा है। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड, इम्यूनिटी का सबसे बड़ा दोस्त। बिल्कुल। नींबू, आंवला, खट्टे फलों में पाया जाता है। कंपेंडियम में स्कर्वी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी जिक्र है, जब लंबी समुद्री यात्राओं पर नाविकों की जान ताजे खट्टे फलों की कमी से चली जाती थी। लेकिन आधुनिक विज्ञान के नजरिए से अगर हम इसके मॉलिक्यूलर कार्य को देखें तो कंपेंडियम इसे कोलेजन सिंथेसिस का मुख्य कारक बताता है। कोलेजन? हाँ, कोलेजन वह प्रोटीन है जो हमारी त्वचा, रक्तवाहिकाएं, हड्डियों और कार्टिलेज को आकार और मजबूती देता है। तो अगर हम शरीर को एक इमारत के रूप में देखें तो कोलेजन वो सीमेंट है जो कोशिकाओं रूपी ईंटों को मजबूती से जोड़कर रखता है। और स्रोत के अनुसार विटामिन सी उस सीमेंट को बनाने वाला सबसे अहम कच्चा माल है। ये समझने में बहुत आसान है। जब शरीर में विटामिन सी की कमी होती है तो ये सीमेंट बनना बंद हो जाता है। यही कारण है कि स्कर्वी बीमारी में मसूड़ों से खून आने लगता है, पुरानी चोटें फिर से खुल जाती हैं और रक्तवाहिकाएं कमजोर होकर फटने लगती हैं, क्योंकि इमारत की संरचना ही ढहने लगती है। इसके अलावा कंपेंडियम विटामिन सी को एक मजबूत वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी स्थापित करता है, जो हमारी इम्यूनिटी या व्हाइट ब्लड सेल्स की कार्यप्रणाली को बढ़ाता है। तो अगर हम इन डेफिशिएंसी डिजीज यानी कमी से होने वाले रोगों की एक क्विक टेबल बनाएं तो ए से नाइट ब्लाइंडनेस, बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी और डी से रिकेट्स। एग्जाम फोकस्ड रिवीजन के लिए ये टेबल बहुत जरूरी है। स्रोत के इस हिस्से ने सच में विटामिन के प्रति नजरिया बदल दिया है, लेकिन एक बहुत ही गंभीर और आलोचनात्मक चर्चा कंपेंडियम के अंतिम अध्यायों में देखने को मिलती है, बैलेंस्ड डाइट और विटामिन को लेकर। ये बायो अवेलेबिलिटी या जैव उपलब्धता के विषय पर बात करता है। आज के समय में हर व्यक्ति, खासकर स्टूडेंट्स भी जंक फूड खा रहे हैं और फिर किसी न किसी सप्लीमेंट या मल्टीविटामिन की गोली पर निर्भर नजर आते हैं। लेकिन स्रोत एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी देता है कि सिंथेटिक रूप से तैयार किए गए विटामिन्स और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों से मिलने वाले विटामिन्स के बीच एक बड़ा अंतर है। ये कंपेंडियम का सबसे विचारणीय हिस्सा है। स्रोत फूड मैट्रिक्स की अवधारणा को समझाता है। जी, फूड मैट्रिक्स मतलब जब हम एक सेब या ब्रोकली खाते हैं तो हमें केवल एक आइसोलेटेड विटामिन नहीं मिलता, उसके साथ हजारों अन्य फाइटोकेमिकल्स, एंजाइम्स और फाइबर होते हैं जो उस विटामिन के अवशोषण और शरीर में उसके सही उपयोग को सुनिश्चित करते हैं। प्रयोगशाला में बने सिंथेटिक विटामिन्स में ये प्राकृतिक तालमेल नहीं होता। तो क्या सिंथेटिक विटामिन्स शरीर में काम नहीं करते? स्रोत का डेटा ये साबित करता है कि प्राकृतिक स्रोत से लिए गए विटामिन्स की तुलना में कई सिंथेटिक विटामिन्स शरीर द्वारा पूरी तरह से अवशोषित ही नहीं हो पाते और किडनी द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये जानकारी तो आधुनिक पोषण विज्ञान के नजरिए से आंखें खोलने वाली है। इसका मतलब यह है कि हम प्राकृतिक आहार की जटिलता और संपूर्णता को केवल एक गोली में कैद नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। स्रोत यह भी स्पष्ट करता है कि कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे कुपोषण या विशिष्ट बीमारियों में, सप्लीमेंट्स जीवन रक्षक हो सकते हैं। हाँ, मेडिकल कंडीशन में वो जरूरी हैं। लेकिन उन्हें एक संतुलित प्राकृतिक आहार का स्थायी विकल्प नहीं माना जा सकता। ये विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति से दूर होने की हमारी प्रवृत्ति पर एक गहरी टिप्पणी है। और यही वो बिंदु है जहां ये कंपेंडियम केवल एक वैज्ञानिक ग्रंथ से ऊपर उठकर जीवन शैली का एक मार्गदर्शक बन जाता है। हम इस विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। तो एक क्विक रिवीजन कर लें। बिल्कुल, एक वन लाइन समरी और रैपिड रिवीजन करते हैं। ए से आंख मतलब रेटिनॉल, कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। डी से धूप, प्रोहार्मोन, कैल्शियम अवशोषण, कमी से रिकेट्स। के से खून, ब्लड क्लॉटिंग में मददगार,
विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट जो स्किन के लिए अच्छा है। और बी कॉम्प्लेक्स शरीर में ऊर्जा मुक्त करता है, जबकि विटामिन सी कोलेजन बनाता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। बहुत बढ़िया। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हमने ये देख लिया है कि वाइटल एलिमेंट्स अ कंपेंडियम ऑफ एसेंशियल विटामिन्स ने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि विटामिन्स केवल पोषण चार्ट के नाम नहीं है। इसके साथ ही हमने इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य को भी समझा कि सप्लीमेंट्स का अंधाधुंध उपयोग और प्राकृतिक फूड मैट्रिक्स की अनदेखी शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकती है। विटामिन्स वास्तव में वह वाइटल मॉलिक्यूल्स हैं जो एक बेहद जटिल संतुलन में काम करते हैं। इस गहरी चर्चा के बाद सुनने वालों के लिए सोचने का एक बहुत ही प्रासंगिक अवसर है। इस पूरे विश्लेषण में सबसे अधिक हैरान करने वाला तथ्य क्या रहा? क्या वो विटामिन डी का हार्मोन के रूप में कार्य करना था, या फिर विटामिन सी के बिना शरीर की कोशिकाओं का बिखर जाना, या शायद प्राकृतिक आहार और सप्लीमेंट्स के बीच का वो अंतर जिसने आधुनिक जीवन शैली पर सवाल खड़े किए? यह जानकारी केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण करने के लिए है। इस संपूर्ण विश्लेषण को समाप्त करने से पहले इस कंपेंडियम के डेटाबेस को ध्यान में रखते हुए एक विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ना बहुत ही उपयुक्त होगा। बिल्कुल, बताइए। आज हमने उन विटामिन्स के बारे में जाना जिन्हें विज्ञान ने खोज लिया है और वर्गीकृत कर दिया है, लेकिन मानव शरीर और प्रकृति के बीच का संबंध इतना असीम है कि यह सोचना बेहद दिलचस्प है। क्या विज्ञान भविष्य में किसी ऐसे नए अब तक अज्ञात वाइटल एलिमेंट की खोज करेगा जो हमारे मेटाबॉलिज्म या हमारी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया यानी एजिंग प्रोसेस के किसी ऐसे रहस्य को सुलझा देगा जिसे आज हम समझ ही नहीं पा रहे हैं? और क्या वो खोज मानव स्वास्थ्य के पूरे परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी? यही सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा विचार है जो निश्चित रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को एक नया आयाम देता है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने और इस विषय की वैज्ञानिक परतों को खोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक नए स्रोत और उसके भीतर छिपी एक नई वैचारिक गहराई के साथ फिर से मुलाकात होगी।